तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ कि जो उनका रंग रूप आकार यानी उनके गुण जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उनके आधार पर अधातुओं के क्या हैं भौतिक गुण कौन कौन से हैं। देखिए धातु के बारे में हम लोग अध्याय 9 में, आपका जो अध्याय 9 है धातु एवं धातु कर्म, उसमें हम लोग धातु के बारे में काफी कुछ पढ़े हैं। इसमें देखिए हम केवल अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अध्याय 9 में हम धातुओं के बारे में जाने हैं कि धातुओं का जो भौतिक गुण है, धातु जो है सामान्य तौर पर धातु जो है सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर क्या होते हैं ठोस होते हैं। सामान्य ताप और दाब पर क्या होते हैं ठोस होते हैं। सामान्य ताप और दाब पर सभी धातुएं क्या होती हैं ठोस होती हैं। तो अगर सामान्य ताप और दाब पर सभी धातुएं अगर ठोस होती हैं तो हम यहां से अगर देखें कि अगर हमें कोई धातु कोई अगर तत्व ऐसा है कि जो कि गैस के रूप में है, क्या किसके रूप में है गैस के रूप में है, तो हम देख करके उसको बता देंगे कि यह ठोस यह धातु नहीं है, यह धातु नहीं है। अगर कोई भी तत्व गैसीय अवस्था में है या गैस है तो उसे हम देख करके बता देंगे कि यह धातु नहीं है, क्योंकि धातु सामान्य ताप और दाब पर क्या होती हैं ठोस होती हैं। तो अगर धातु नहीं है तो यह क्या है अधातु, क्या है अधातु है। तो अगर जहां कहीं भी आपको गैस देखने को मिले तो गैस हमेशा हमेशा क्या होती है अधातु होती है। लेकिन यहाँ पे असमंजसता की बात यह है कि जो सभी अधातुएं हैं वे गैस नहीं होती। तो हम भौतिक गुण पढ़ रहे हैं यानी उसको देख करके पहचानने वाला गुण। तो अगर कोई हमें तत्व ऐसा है कि जो कि गैसीय अवस्था में है, गैस है, तो उसे हम देख करके बता सकते हैं कि यह क्या है अधातु, क्या है अधातु है। लेकिन क्या गैस ही केवल अधातु है? नहीं, अधातु आपकी ठोस भी होती है और द्रव भी होती है और गैस तो होती ही होती है। गैसीय अवस्था में सभी तत्व क्या कहलाते हैं अधातु ही होते हैं। गैसीय अवस्था में सभी तत्व क्या होते हैं अधातु ही होते हैं। लेकिन अधातु सामान्य तौर पर अन्य अवस्थाओं में भी पाई जाती है, जैसे कि ठोस और जैसे कि द्रव। जैसे अगर हम बात करें द्रव की तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, इसका रसायन सांकेतिक सूत्र होता है Br। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि कौन सी अवस्था में पाया जाता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। हम जानते हैं कि कार्बन भी क्या है, कार्बन भी क्या है अधातु है। लेकिन कार्बन का जो अपरूप होता है हीरा, कार्बन का जो अपरूप होता है हीरा, कार्बन का जो अपरूप होता है ग्रेफाइट, तो ये दोनों ही क्या हैं ठोस हैं। ये दोनों ही क्या हैं ठोस हैं और नॉर्मली ठोस नहीं है। दुनिया की सबसे अत्यधिक ठोस वस्तु क्या है, सबसे ज्यादा ठोस वस्तु क्या है, हीरा को ही माना जाता है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम रूप है, सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे ठोस पदार्थ है हीरा। और जबकि हीरा क्या है अधातु है, हीरा क्या है अधातु है। तो हम केवल इसको देख करके केवल गैसीय अवस्था से तो ये पता लगा सकते हैं कि अगर गैस में है तो क्या है अधातु है। लेकिन अधातु जो है गैस अवस्था में तो होती ही होती है, लेकिन कुछ अधातुएं द्रव भी होती हैं, जैसा कि आपका है ब्रोमीन, और कुछ अधातुएं ठोस भी होती हैं, जैसा कि आपका है कार्बन। यानी कि कार्बन क्या है ठोस, कार्बन क्या है ठोस है, और ब्रोमीन जो है आपका कैसी अवस्था में पाया जाता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहां पर जो धातु था वो सामान्य ताप और दाब पर केवल ठोस होता है, लेकिन जो आपका अधातु है वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इसको अगर यह ठोस है तो हम कैसे पहचानें? अगर अधातु ठोस है तो उसको हम कैसे पहचाने? देखिए अगर कोई अधातु है और ठोस है, अगर कोई आपकी अधातु है और ठोस है, अधातु भी है और ठोस भी है, तो इसके बारे में कैसे पहचान करें? जो अधातुएं ठोस हैं वह कैसे कौन कौन सी हैं? जैसे आपका कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया,
सिलीनियम हो गया, सल्फर आपका हो गया। सल्फर भी क्या है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन आपका क्या है, अधातु है। सल्फर हो गया, सिलीनियम हो गया, सिलीनियम, ये क्या है, ठोस धातुएं हैं। तो जब आपके पास कार्बन, आयोडीन, सल्फर, सिलीनियम ये सब अगर धातु आएंगी तो ये भी किस अवस्था में पाए, ये सब सारी क्या है, अधातु हैं। यह सभी क्या है, अधातु हैं। और किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अधातु हैं। ये सभी क्या है, ठोस अधातु हैं। तो अगर इनके गुणों को हम देखें, तो अगर जो अधातु है अगर ठोस अवस्था में है तो वह क्या होगी, इसमें अघात वर्धनीयता का गुण नहीं होगा। अघात वर्धनीयता, अभी सब समझाएंगे, नियता, अघात वर्धनीयता, तन्यता, ये गुण क्या होगा, नहीं होगा। जैसे धातु है और ठोस हैं तो उनमें अघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई अधातु है और ठोस है तो उसमें अघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अघात वर्धनीयता का मतलब क्या है कि जैसे कोई धातु है, सपोज कीजिए लोहा को अगर हम पीटेंगे, लोहा को अगर हम हथौड़े से उसको पीटते हैं तो लोहा क्या होता है, फैलता है। और किसी वस्तु पर घात करने पर, उसको पीटने पर उसका फैलना क्या कहलाता है, अघात वर्धनीयता कहलाता है। और किसी वस्तु को खींचने पर, जैसे अगर हम देखें तांबे के तार को, तो तांबे को अगर हम खींचे तो वह क्या होगा, खींचा जाएगा, आसानी से खींचा जाएगा और टूटेगा जल्दी नहीं। वह क्या होगा, पतला हो जाएगा। जैसे अगर कोई मोटी वस्तु है उसको हम खींचे, अगर उस पर बल लगाएं तो वह पतली हो जाएगी, खींच जाएगी। जैसे रेशम हो गया तो रेशम के जैसे खींच जाएगी, यानी उसमें तनाव का गुण पाया जाएगा, तन्यता। लेकिन अधातुएं ऐसी नहीं है। जैसे कार्बन, ग्रेफाइट आप देख लीजिए, ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल जो आप देखते होंगे, छोटे रहे होंगे जब लिखते होंगे आप पेंसिल से, तो पेंसिल में जो लिखने वाला काला पदार्थ होता है जिससे हम कटर से छील करके पेंसिल को लिखते हैं, वह क्या है, ग्रेफाइट है। वह क्या है, ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है, जो कि कैसा है, ठोस अधातु है। अब आप देखेंगे कि ग्रेफाइट को अगर खींचेंगे तो वह तनेगा नहीं, उसके अंदर तन्यता देखने को नहीं मिलेगी, वह टूट जाएगा सीधे। तो देखिए अधातु जो होती हैं उसमें अघात वर्धनीयता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। वह कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। वह कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। कहने का मतलब कि अगर उनको पीटा जाएगा तो फैलेंगी नहीं बल्कि टूट जाएंगी, अगर उनको खींचा जाएगा तो तनेंगी नहीं बल्कि टूट जाएंगी। अर्थात कहने का मतलब कि क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। तो अगर कोई अधातु ठोस है, कोई अधातु अगर ठोस है तो उसके अंदर अघात वर्धनीयता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा। अधातु क्या होंगी, भंगुर होंगी। अगर इसके अगले गुण की हम बात करें तो जो आपका धातु होता है वह उष्मा का क्या होता है, उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होती है, चालक। किसकी, विद्युत की। जो धातुएं होती हैं विद्युत की क्या होती हैं, चालक होती हैं। और जबकि अधातु क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन एक अधातु ऐसी है जो कि क्या है, ग्रेफाइट। सुचालक का मतलब क्या हुआ कि जो कि विद्युत का प्रवाह आसानी से करा दे, जो कि विद्युत के लिए रास्ता आसानी से दे दे। जैसे तांबे का तार हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, उसमें अगर हम एक सिरे पर उसमें विद्युत अगर प्रवाहित कर दें, विद्युत से लगा हुआ तार उसमें सटा दें, तो दूसरे सिरे पे भी आप छुएंगे तो करंट मरेगा। यानी उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत जा रहा है तो वह क्या है, सुचालक है। लेकिन अधातुएं प्रायः विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। अधातुएं प्रायः विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। लेकिन एक ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि क्या है, विद्युत का सुचालक है, यानी विद्युत का प्रवाह कराता है। तो एक नंबर का ये सब प्रश्न है। अगर कभी कोई पूछा आपका कि कोई एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कि विद्युत का क्या हो,
सुचालक हो। तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो कि क्या है, विद्युत का सुचालक है। बाकी सभी अधातुएं विद्युत की क्या है, कुचालक है। कोई आपसे एक नंबर में प्रश्न करे कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती हो, तो अभी हमने बताया कि ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि क्या, किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। और ठोस अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है, कार्बन, आयोडीन, सल्फर, सिलेनियम। और एक आपका है फास्फोरस भी इसी में, फास्फोरस जिसका सिंबल P होता है। तो फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम और फास्फोरस, ये धातुएं ऐसी हैं जो कि कैसी अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो अधातुओं का गुण हमने क्या बताया कि अधातुओं में आघात वर्धनीयता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ये कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। दूसरा चीज कि एक ग्रेफाइट को छोड़ करके, दूसरा हमने क्या बताया कि ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। और सामान्यता अगर, और दूसरी अगर हम इसके अगले गुण की बात करें तो जो सामान्य ताप और दाब पर जो अधातु हैं, ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती है। ठीक है। और इसका एक गुण और हो जाएगा कि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो ये आपका रहा अधातुओं का जो अपरूप हीरा है। हीरा क्या है, हीरा उष्मा का सुचालक है, हीरा उष्मा का सुचालक है। यानी कि इसका एक गुण और हो जाएगा कि हीरे को छोड़कर, कार्बन का जो अपरूप है हीरा, हीरा को छोड़कर के बाकी सभी अधातुएं उष्मा का क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। लेकिन हीरा क्या है, उष्मा का सुचालक है। तो इस तरह से आपके अधातुओं के कुछ भौतिक गुण रहे। सामने आई। तो देखिए अभी हमने एक बात पे चर्चा किया जो क्या है, अपरूपता। तो अपरूपता क्या है, तो अपरूपता क्या है, एक गुण है। अपरूपता क्या है, एक गुण है। कौन सा गुण है कि ऐसे पदार्थ का ऐसा गुण जो कि पदार्थ का रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन समान हो किंतु भौतिक गुण अलग अलग हो, तो ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। यानी अपरूपता क्या है, एक गुण है। और ऐसे पदार्थ को, ऐसे तत्व को हम क्या कहेंगे, अपरूप। कैसे तत्व को, जिसमें अपरूपता देखने को मिलेगी, जिसमें अपरूपता का गुण देखने को मिलेगा, वे तत्व क्या कहलाएंगे, अपरूप कहलाएंगे। तो अपरूप क्या है, एक तत्व है। और ये क्या है, तत्वों का गुण है। कैसा गुण है कि ऐसे तत्व जिनका रासायनिक संगठन और जिनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे ग्रेफाइट और हीरा को अगर हम जलाएं, इन दोनों को जलाएं तो हमें दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। दोनों जल करके क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। यानी इनका रासायनिक, और कार्बन से यह भी बना है, कार्बन से यह भी बना है, यानी इनका रासायनिक संगठन कार्बन से बन के मिला है। तो दोनों का रासायनिक संगठन समान है और दोनों जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। यानी दोनों की रासायनिक अभिक्रियाएं भी समान है। तो ऐसे तत्व जिनका रासायनिक संगठन और जिनकी रासायनिक अभिक्रियाएं समान हो, ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। और ऐसे तत्व जो कि अपरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। तो इस तरह से हम अपरूपता आवर्त सारणी। तो अगला हमारा टॉपिक है अधातुओं का आवर्त सारणी में स्थान। तो देखिए अधातुओं का आवर्त सारणी में स्थान जानने के लिए आइए हम ले चलते हैं आपको आवर्त सारणी पर। तो आइए चलते हैं आवर्त सारणी। तो देखिए आवर्त सारणी को आप ध्यान से देखेंगे और इसमें देखिए हमने आपको बताया था, जब अध्याय 4 पढ़ा रहा था आवर्त सारणी, तो उसमें बताया था कि देखिए धातु का स्थान इसमें किधर है और अधातु का स्थान इसमें किधर है। तो देखिए, और हमने ये भी बताया था आपको उस टाइम कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों के धात्विक गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी कि जब शुरू से मतलब बाएं से अगर हम देखें आवर्त सारणी को तो उसमें धात्विकता का गुण ज्यादा देखने को मिलता है। और जैसे जैसे बाएं से दाएं हम चलते जाते हैं धात्विक गुणों में क्या आती है, कमी आती है। तो अगर हम समूह एक को देखें, समूह एक को अगर देखें तो इसमें मात्र एक ऐसा हाइड्रोजन, एक ऐसा तत्व है जो कि क्या है, अधातु है। और बाकी वर्ग एक के जितने भी तत्व हैं सभी क्या हैं, धातु हैं, सभी क्या हैं, धातु हैं। और दूसरी चीज
कि देखिए जब हम बाएं से दाएं जानते हैं तो धात्विक गुणों में क्या आती है, कमी आती है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि आप देखें समूह नंबर 15 समूह को देखेंगे तो इसमें दो तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस, दो तत्व ऐसे हैं जो अधातु हैं। लेकिन अगर हम तीसरा और चौथा देखें आर्सेनिक और एंटीमनी को, तो ये न तो अधातु हैं पूरी तरह से और न ही पूरी तरह से धातु हैं। और जैसे ही उसके बाद हम पांचवा नंबर बिस्मिथ में आते हैं तो बिस्मिथ आपका क्या हो जाता है, धातु हो जाता है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले अधातु था, फिर से अधातु का गुण क्या हुआ, कम होता चला गया। अधातु का गुण क्या हो गया, कम होता चला गया और अंतिम में जाके क्या हो गया, धातु हो गया। और बीच में जो आर्सेनिक और एंटीमनी था वह न तो धातु है और न ही अधातु है, तो इसे हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और ये धातु और अधातु के मध्य है। धातु न तो धातु है और न ही अधातु है, यानी धातु और अधातु के मध्य में है। इसलिए इन्हें हम आवर्त सारणी में ही बीच का स्थान देते हैं, यानी धातु और अधातु के मध्य में रखते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। देखिए टोटल अधातु क्या कौन कौन से हैं, इसमें बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलिनियम है। ये आपकी क्या है, उपधातुएं हैं। ये क्या है, उपधातुएं हैं। देखिए उपधातुएं क्या होती हैं कि जैसे ये उपधातु जो होती हैं ये क्या होती है कि इसमें अधातु के भी गुण दिखाई देते हैं। ये किसी कंडीशन में अधातु की भी भांति व्यवहार करती हैं और किसी कंडीशन में धातु की भी भांति व्यवहार करती हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, इसलिए इन्हें उपधातु कहा गया है। अब देखिए आगे क्रम में बढ़िए, अगर समूह 14 को देखिए, समूह 14 में कार्बन क्या है, समूह 14 में मात्र कार्बन ही क्या है, अधातु है। और 15 के दो सदस्य नाइट्रोजन और फास्फोरस और 16 में 3 सदस्य ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम को रखा गया है अधातु में। और 17 को हैलोजन कहते हैं, 17 को हैलोजन समूह कहते हैं, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन आते हैं, जो कि क्या है, अधातु हैं। इसमें 5 सदस्य हैं, समूह 17 में 5 सदस्य हैं जो कि कैसे हैं, अधातु हैं। और समूह क्योंकि देखिए इसमें इसके अंतिम कोष में जितने 17 के जितने भी तत्व हैं, इनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को इसको जरूरत होती है। इसलिए इन्हें अत्यधिक क्रियाशील धातु भी कहते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से भी आसानी से ले सकते हैं और उनके साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए जो वर्ग 17 के जो समूह 17 के तत्व हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हैलोजन समूह कहते हैं। और ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। ये आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व हैं, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसको ये क्या करते हैं, आसानी पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। और समूह 18 को देखिए तो समूह 18 में जितने भी तत्व हैं सभी गैस रूप में पाए जाते हैं, इसलिए सभी अधातु हैं। और दूसरी चीज कि इनके अंतिम कोष में समूह 18 के जितने तत्व हैं इनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी ये स्टेबल स्थिर अवस्था में पाई जाती हैं। इसलिए इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं, क्योंकि इनके अष्टक पूरा होता है, इनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इनको किसी से भी इलेक्ट्रॉन को लेना देना नहीं होता है, किसी से ये कोई अभिक्रिया जनरल तौर पर नहीं करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों से कोई मतलब ही नहीं रहता है। ये खुद में स्टेबल हैं, खुद में इलेक्ट्रॉन इनके 8 पूरे होते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अक्रिय गैसें कहा जाता है। और ये क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वह है अधातुओं की खोज। तो अधातुओं की खोज कब हुई? देखिए अधातु जो है इसका खोज बहुत बाद में होना शुरू हुआ, क्योंकि प्रायः जितनी भी अधातुएं हैं सभी गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो गैस का खोज है, पहले गैस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, पहले केवल व केवल ठोस वस्तुओं को खोजा गया और द्रव वस्तुओं को खोजा गया। पहले क्या था कि हमें ये पता नहीं था कि जो तत्व है वह गैस अवस्था में भी पाया जाता है, जो तत्व है वह गैस अवस्था में भी पाया जाता है। ये बात हमें नहीं पता थी, हम केवल अपने आंखों के सामने ठोस और द्रव को देख रहे थे, हमें ये पता ही नहीं था कि गैस क्या है। तो हम केवल ठोस और द्रव को देख रहे थे, लेकिन यह बहुत आगे जाकर के पता चला कि गैस भी कुछ होता है,
क्या होता है, गैस भी कुछ होता है। तब जाकर के 17वीं से 18वीं सदी में इन गैसों का खोज होना शुरू हुआ। प्राचीनतम इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं मिलता है। जैसे आपका कार्बन और सल्फर, प्राचीन में कार्बन और सल्फर, इनका अध्ययन, सल्फर और कार्बन का जिक्र हमारे प्राचीन काल में मिलता है। यानी पहले के समय में कार्बन और सल्फर का जिक्र कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन उस समय अधातु के बारे में कोई नहीं जानता था। केवल हम किसके बारे में जानते थे, धातु के बारे में जानते थे। लेकिन यह भी सल्फर और कार्बन की खोज किसने की और इसकी खोज कब हुई, इसका कोई चर्चा हमें देखने को नहीं मिलता है, कोई विवरण देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी चीज कि भाई जितनी भी धातुएं हैं प्रायः गैस अवस्था में पाई जाती है। भाई 4-5 तो हैं जो ठोस में पाई जाती हैं और एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यानी कि 5-6 धातुओं को छोड़ करके, 7-8 धातुओं को छोड़ करके बाकी सभी धातुएं क्या होती हैं, गैस अवस्था में पाई जाती हैं। 5-7-8 धातुओं को छोड़ करके बाकी सभी धातुएं गैस अवस्था में पाई जाती हैं। क्योंकि गैस के बारे में इसके बारे में हमारा ध्यान ही उधर नहीं जा रहा था कि गैस भी कुछ है, तो इसलिए इन अधातुओं के बारे में, इन अधातुओं की खोज इतनी जल्दी नहीं हो पाई। 17वीं से 18वीं सदी में अधातुओं के ऊपर ध्यान दिया गया। तो उसमें से कार्बन और सल्फर 2 ऐसे तत्व थे जिनका प्राचीन में जिक्र किया गया था। अब देखिए, गैस का जब अध्ययन करना था तो सबसे पहले तो हमें गैस को रखना होगा ना एक पात्र में। भाई उसको रखेंगे तब तो उस पर परीक्षण करेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेल्स। इन्होंने सर्वप्रथम 18वीं सदी की ही बात है, 18वीं सदी में ही इन्होंने सर्वप्रथम गैस को एक ऐसा पात्र बनाया, एक ऐसे बर्तन का निर्माण किया जिसमें गैसों को रखा जा सकता है। भाई जब कुछ ऐसे तत्व थे जिनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कराने पर, जैसे ठोसों की तो खोज हो ही चुकी थी, तो और रसायन विज्ञान का विकास तो हो ही गया था। तो अब रसायन विज्ञान के अंतर्गत जब ठोसों की अभिक्रिया कराते थे तो इसमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते थे जो गैसीय रूप में भी निकलते थे, हवा के रूप में निकलते थे, बुलबुले के रूप में गैस निकलती थी, धुआं के रूप में निकलती थी। तो यानी उन गैसों को सबसे पहले हेल्स नामक वैज्ञानिक ने 18वीं सदी में एक ऐसा बर्तन बनाया जिस बर्तन में हम गैसों को रख सकते हैं। अब गैसों को जब रखेंगे तब तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने एक बर्तन बनाया जिसे हम क्या करते हैं, गैस में रख सकते हैं। तो फिर इस बर्तन में रखने के पश्चात फिर उन गैसों के बारे में, उनके मध्य रासायनिक संगठनों के बारे में हमने अध्ययन करना शुरू किया। तब हमें धीरे धीरे जाकर के पता चला गैसों का। जैसे अगर हम हवा में देखें, हवा में अगर देखें तो जो आपका नाइट्रोजन होता है वह कितना होता है, 78% होता है और 21% आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो अगर हम वहां पे देखा गया कि ऑक्सीजन का जो घनत्व होता है, ऑक्सीजन का जो वास्तविक घनत्व होता है वह हवा में क्या था, ज्यादा था। उसका घनत्व जो ऑक्सीजन का वास्तविक घनत्व होता है हवा में, उस ऑक्सीजन, भाई हवा में भी ऑक्सीजन उपस्थित होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन का वास्तविक घनत्व है वह हवा के ऑक्सीजन का जो घनत्व है उससे अधिक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें और भी तो गैस मिली होंगी। ऑक्सीजन अगर होता, केवल हवा में ऑक्सीजन ही केवल होता तो ऑक्सीजन का ओरिजिनल घनत्व और हवा का घनत्व दोनों का बराबर होता, लेकिन हवा का घनत्व ज्यादा है, यानी कि इसमें कोई और भी गैस उपस्थित है। तो उसके बाद जब हवा का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि इसमें कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस भी उपस्थित है। दूसरी चीज कि अधातुओं का अध्ययन कब चालू हुआ, कि जब देखा इन्होंने कि जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है यह हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग है।
बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से क्या बनता है, H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, जल बनता है। और जल आप समझ सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे जीने के लिए कितना आवश्यक है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, हवा बनता है। हवा में आपका 78% नाइट्रोजन और 21% क्या होता है, ऑक्सीजन, O2 गैस पाई जाती है। तो यानी कि और ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है, नाइट्रोजन भी क्या है, अधातु है, हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु है। तो हमने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हवा, जो कि सांस लेने के लिए है, जीने के लिए सांस लेना अति आवश्यक है। दूसरा जल, जीने के लिए जल भी आवश्यक है। यानी हमारे दैनिक जीवन को जीने के लिए जो अधातु है वह एकदम महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे दैनिक जीवन में जो अधातु है, हमारे जीवन को चलने के लिए अधातु जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जैसे हवा और जल। तो इसलिए इसके बारे में अध्ययन करना हमें बहुत जरूरी हो गया। देखिए, अब धीरे धीरे इन सब की खोज हुई और वैज्ञानिकों ने इन सब का विस्तार किया। इन सब के बारे में जब अध्ययन करना शुरू किया 17वीं और 18वीं सदी में, तब जाकर के अधातुओं की धीरे धीरे खोज होती चली गई और ये पाया गया कि प्रायः अधिकतर अधातुएं जो होती हैं गैस अवस्था में होती हैं। उसमें भी जो आवर्त सारणी में आप अंतिम समूह में देखे होंगे, जो वर्ग आपका 18 है, उसमें सभी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब ये हुआ कि इनका अष्टक पूरा है, यानी इनके अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वह 8 होता है। अगर अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन 8 है तो वह तत्व किसी के भी साथ क्रिया नहीं करेगा भाई। इलेक्ट्रॉन को न तो उसको लेना है न तो किसी को देना है, क्योंकि खुद में अस्थाई है, खुद में क्या है, अस्थाई है। तो इसलिए न तो इसको इलेक्ट्रॉन को देना है न तो इलेक्ट्रॉन को लेना है, इसलिए इसे क्या कहा गया, अक्रिय गैस कहा गया। और ये हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत मात्रा में मिलते हैं, हमारे वातावरण में बहुत मात्रा में उपस्थित हैं। उस प्रकार से ये गैसें बहुत मात्रा में उपस्थित नहीं है, या कोई भी गैस बहुत मात्रा में उपस्थित नहीं है। इसलिए गैसों का खोज होना, तो इसलिए इन सब का खोज करना थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब चीजों की खोज होती गई तो हमारा ये डेवलप करता गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अधातुओं और धातुओं की अभिक्रियाएं, यानी कि जब धातु और अधातु दोनों मिलकर के आपस में अभिक्रियाएं करती हैं तो क्या होता है। जैसे अगर हम मैग्नीशियम को ले लें, किसको ले लें, मैग्नीशियम, Mg को, तो Mg पे 1+ चार्ज होता है। इसके साथ अगर हम O2 को मिलाएं, इसके साथ हम किसको मिलाएं, O2 को, तो O2 पर 2- होता है और इस पर 1+ होता है। इसलिए यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 2, क्योंकि इसके पास 1+ है और इसके पास 2- है। तो ये जब 1+ 2- मिलेंगे तो 1- रह जाएगा भाई। 1+ को 1- निरस्त कर देगा, लेकिन फिर भी 1- बच जाएगा। तो अगर 2 मॉलिक्यूल में Mg ले लें तो 1 Mg पर 1+, 2 Mg पे क्या होगा, 2+, तो 2+ और 2- आपस में जब मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये जब अभिक्रिया होगी तो ये आपका हो जाएगा MgO, कितनी मात्रा में, 2 मॉलिक्यूल में हो जाएगा MgO। और यह किस अवस्था में पाया जाएगा, सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा, ठोस अवस्था में पाया जाएगा। और Mg के क्या होता है, ठोस होता है, मैग्नीशियम ठोस होता है और ऑक्सीजन गैस होता है। तो ठोस और गैस मिलकर के Mg क्या है, धातु है, Mg क्या है, धातु है, और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो धातु और अधातु जब मिले, धातु और अधातु मिले तो इसका प्लस और इसका माइनस मिला तो MgO बना। और इस पर ना तो माइनस होगा ना तो प्लस, क्योंकि 2 माइनस और 2 प्लस मिल करके इसका आवेश कितना कर दिए हैं, 0। इसी प्रकार से अगर Cu ले तो Cu पे 1+ होता है, Cu के साथ O2 को मिला दें तो O2 पे 2-, तो इसके लिए भी 2 लेना पड़ेगा हमें। और ये जब अभिक्रिया होगी तो 2 मॉलिक्यूल में CuO बनेगा। क्या बनेगा, क्यों, ये भी क्या होगा, आपका सॉलिड होगा। ये आपका क्या है, O2 गैस है और Cu कॉपर क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड और गैस मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। ये धातु है और ये क्या है, अधातु है। और यह क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है। यह क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है।
क्यूप्रस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये आपका ऑक्साइड बन रहा है। अब देखिए इसमें मेन बात क्या है, देखिए ये जो यौगिक बन रहा है इसमें, इस अभिक्रिया के पश्चात ये जो यौगिक बन रहा है, ये जो यौगिक बन रहा है, ये कैसा यौगिक है? ये यौगिक कैसा है? आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, क्योंकि इन दोनों के ये क्या है? ऋण आयन, ये क्या है? धन आयन। तो ऋण आयन और धन आयन की साझेदारी से ऋण आयन और धन आयन को आपस में मिलने से बन रहा है ये यौगिक, इसलिए यह कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। यह कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। दूसरी चीज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कि जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करती हैं तो इसमें दो अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो आपका होता है ऑक्सीकरण और दूसरा क्या होता है? अपचयन। तो इसमें देखिए जो धातु होता है, अभी समझा रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, कि जो आपका धातु होता है उसके अंदर होता है ऑक्सीकरण, उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीकरण, और जो आपका अधातु होता है, अधातु के अंदर होता है अपचयन। सीधे से लैंग्वेज में अगर हम ऑक्सीकरण को समझें तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन का जुड़ना, यानी कि O2 इस पे ऑक्सीजन का जुड़ना यानी माइनस का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना यानी प्लस का जुड़ना। तो सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि ऑक्सीकरण में माइनस आयन जुड़ता है और अपचयन में प्लस आयन जुड़ता है। किसी भी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन यानी माइनस आयन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन आयन का जुड़ना, प्लस आयन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या है? ये क्या है? मैग्नीशियम क्या है? आपका धातु है। धातु में आपका क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो धातु में कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण हुई। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन में कौन सा आयन जुड़ रहा है? प्लस आयन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन आयन जुड़ रहा है, प्लस आयन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन में यानी कि अधातु में प्लस आयन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। किसी भी तत्व या यौगिक में प्लस आयन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो अधातु में कौन सा आयन जुड़ा है? अधातु माइनस है, माइनस में प्लस जुड़ा तब जीरो होगा, माइनस में प्लस जुड़ा तब जीरो हुआ, प्लस में माइनस जुड़ा तब जीरो हुआ। भाई अगर दो 2 माइनस है या हमारे पास -2 है तो -2 में हम +2 जोड़ेंगे तब तो, +2 जोड़ेंगे तब तो ये जीरो होगा। अगर हमारे पास +2 है, इसमें अगर हम -2 जोड़ेंगे तब तो जीरो होगा। यानी कि ये जो धातु है इसमें प्लस है तो प्लस में माइनस जुड़ेगा। माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो प्लस में, प्लस क्या है? धातु, धातु में हमेशा प्लस होता है। तो प्लस में कौन जुड़ेगा कि जीरो होगा? माइनस जुड़ेगा। और माइनस का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो इसलिए धातु में, इस अभिक्रिया में धातु में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और अधातु में कैसा चार्ज होता है? माइनस। और माइनस में हम प्लस जोड़ेंगे तब तो जीरो होगा। तो माइनस में, 2 माइनस में हम प्लस को जोड़ रहे हैं और प्लस का जोड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो इसलिए अधातु में यहां क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जब कभी भी धातु और अधातु को आपस में जोड़ा जाएगा, जब कभी भी धातु और अधातु को आपस में जोड़ा जाएगा तो उसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन दोनों की अभिक्रियाएं होंगी। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं वहां पे देखने को मिलेंगी। और ऑक्सीजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का जोड़ना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जोड़ना, माइनस आयन का जोड़ना, अपचयन हाइड्रोजन का जोड़ना, प्लस आयन का जोड़ना। तो इस तरह से जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी धातुओं और अधातुओं का, तो उसमें कैसा यौगिक बनेगा? आयनिक यौगिक बनेगा, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें धातु का ऑक्सीकरण होगा और अधातु का अपचयन होगा। इस बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आप उसको कीजिएगा आराम से। अब आगे हमारा अधातुओं की आपस में ही अभिक्रियाएं, जो अभी तो हमने पढ़ा कि अधातु और धातु मिलता है क्या होता है। अब अधातुओं की ही आपस में अभिक्रिया, तो जैसे पहला क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन
Cl2 से अभिक्रिया। क्लोरीन से जब अभिक्रिया होगा तब क्या होगा, क्लोरीन से जैसे कापर का अभिक्रिया अगर हम कराएं किससे, क्लोरीन से, कापर की अभिक्रिया कराएं क्लोरीन से, क्लोरीन एक गैस है और कापर किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, सॉरी कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, कापर नहीं कार्बन है। तो इन जब दोनों की अभिक्रिया होंगी तो देखिए यहाँ पे ये Cl2 है, Cl2 गैस अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल में इसको ले लेंगे तो बन जाएगा CCl4 बन जाएगा, जो कि किस अवस्था में पाया जाएगा, आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा। किस अवस्था में पाया जाएगा, लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा। अब अगले क्रम में अगर हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएं, हाइड्रोजन H2 की अभिक्रिया कराएं किसके साथ, Cl2 के साथ। हाइड्रोजन की अभिक्रिया अगर Cl2 की, ये आपका गैस है और हाइड्रोजन आपका, हाइड्रोजन की क्या है, गैस है। तो गैस और गैस जब आपस में मिलेगी तो ये बन जाएगा HCl, 2 मॉलिक्यूल में HCl बन जाएगा और यह किस रूप में होगा, आपका गैस और गैस मिलकर के गैस ही बनाती हैं। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को जब आपस में मिलाया जाएगा तो 2HCl ये आपका कहलाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये आपका, तो ये क्या बन जाएगा, 2Cl। यानी कि आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जब किसी भी अधातु से क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो अधातु क्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है, अधातु क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, क्लोराइड। तो 1 नंबर में अगर प्रश्न पूछा कि कोई भी अधातु जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। और नंबर, ये पहला था, नंबर दूसरा ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जैसे अगर हम सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएं, सल्फर किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। इसकी अभिक्रिया अगर हम O2 से कराएं, इसकी अभिक्रिया O2 से कराएं, O2 किस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। तो ये बनाएगा आपका SO2, सल्फर ऑक्साइड। अगर हम कार्बन की अभिक्रिया, कार्बन सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, O2 की अभिक्रिया, O2 गैस की अवस्था में पाया जाता है, इसकी अभिक्रिया हम बनाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यह क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। तो जब अधातुओं की ऑक्सीजन O2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ऑक्साइड बनता है। जब अधातु की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, क्लोराइड बनता है। तो इस तरह से धातु एवं अधातु की अभिक्रिया आप समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज आपने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।